हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे थे और अब तक पढ़ा मतलब हम पढ़ा चुके आपको नंबर सिस्टम, ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, cubic roots, surds and power, that is indices rule, algebraic formulae up to 10th, जिसको algebraic formulae up to 10th पढ़ा चुके, constants, variables and arbitrary constants बता चुके, algebraic expressions बोल चुके, पोलिनोमियल बोल चुके। उन लोगों का ज़्यादा चाहिए तो बुक आप सबसे अच्छा होगा 9th-10th आर टी शर्मा की बुक खोलिएगा, वहाँ मिलेगा आपको डिटेल में हर चीज़। 9th-10th आर टी शर्मा की बुक, ओके। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल का इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस के बारे में बोला था, राइट। आज हम पढ़ेंगे, आई होप आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे आपका 11th का फर्स्ट टॉपिक जो है, जो फाउंडेशन ही काम करेगा और 11th की टॉपिक भी है वो बोलते अभी, लेकिन आज आई होप कुछ फाउंडेशन रहेंगे, वो मैं बोलता अभी क्या होगा। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल जो आज पढ़ना है, उसी में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रिमाइंडर थ्योरम। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा चैप्टर है 11th में, वो पढ़ना है अलग से, वो जब आएगा चैप्टर खुलेगा तो। अभी मुझे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, तो इक्वेशन के लिए 1-2 इक्वेशन में बोलूँगा डील करने के लिए कि आपको थोड़ा ज्ञान हो, वैसा आना चाहिए पहले से, इसलिए लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप टू 10th एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये भी है उसमें। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल, सब साथ में ही आएगा, एक ही साथ में। उसके बाद टाइम बचा तो मैं अरिथमेटिक फार्मूले बोल दूंगा, नहीं तो आप पे छोड़ दूंगा करने के लिए अरिथमेटिक फार्मूले। अरिथमेटिक फार्मूले मतलब लॉस, गेन, प्रॉफिट, ये सब फार्मूले जो होते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के फार्मूले कभी कभी जरूरत पड़ते हैं, कभी कभी याद कर, हमेशा जरूरत पड़ते नहीं है उसकी, तो जब कभी जरूरत पड़ती यूज़ करने के लिए फार्मूला याद रहना। तो टाइम बचा तो बोलूँगा, नहीं तो आप पे छोड़ूंगा करने लिखने के लिए अरिथमेटिक फार्मूले, राइट। लेकिन 3 पॉइंट आज पढ़ाऊँगा, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड पोलिनोमियल, उसी से रिलेटेड है, उसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 10th एंड रिमाइंडर थ्योरम, उसी में। अब जो और फाउंडेशन बचे हैं, जब हम फेस टू फेस होंगे तो एक बंच देंगे आपको ज्योमेट्री का फाउंडेशन रह जाएगा। वो जब बंच देंगे लिखने के लिए आपको हर एक चीज़ का, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सब चीज़ का होगा रिलेटेड, वो लिख के आपको रखना है कि सारे टर्मिनोलॉजी याद हो जाए। नहीं, मैं आपके सामने में आऊँगा जब ज्योमेट्री खुलेगा, जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 तरह की, एक ज्योमेट्री पढ़ने है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको कहते हैं 2D, दूसरा पढ़ना है 3D, अरे वेक्टर, ये तीनों ज्योमेट्री ही है, राइट। तो जब ज्योमेट्री खुलना शुरू होगा तो उस टाइम में अगर टाइम रहा तो पूछेंगे आपसे फाउंडेशन बोलना है ज्योमेट्री है कि नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ बच्चे परेशान हो चुके होंगे, सोचे होंगे कि सर फाउंडेशन ही चल रहा है चैप्टर, इसलिए खोलेंगे हम। इनफैक्ट जिसको इंटरेस्टेड है वो पहले से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्योमेट्री में क्या क्या किसके बारे में पढ़ना होता है डिटेल में, प्रॉपर्टीज वगैरह, पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पोलिनोमियल, सर्कल्स, इन सब के बारे में पढ़ना होता है, सबकी प्रॉपर्टीज, थ्योरम वगैरह ढेर सारा है, 9th से लेकर 10th तक है। मेजर पार्ट 9th में है, कुछ पार्ट 10th में है ज्योमेट्री का, ये भी आर टी शर्मा की बुक में मिलेगा आपको अच्छे से, प्रॉपर्टीज और सब चीज़। वैसे जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो मैंने ये बना के नोट्स बना के रखा है, और टाइम नहीं रहता तो बच्चों को दे देता है, लिख लीजिए टाइप पॉइंट बाय पॉइंट करके, उसमें पूरा थ्योरम प्रूफ नहीं किया, जो थ्योरम है
याद रखना उस थ्योरम को, उसका नाम लिखा हुआ है मतलब स्टेटमेंट में कि ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल वगैरह में। तो वो बंच है मेरे पास, यहाँ है नहीं, नांदेड़ सॉरी वहीं रखा हुआ है, सांगली में ही रखा हुआ है। तो सांगली में रखा हुआ है तो वो मैं आऊँगा तो वहीं पे अब दूंगा आपको बंच ज्योमेट्री का लिखने के लिए। आपसे सीनियर हैं उनको भी मैंने वही किया था, दे दिया था मैंने, वो भी फाउंडेशन पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए थे तो मैंने उनको ज्योमेट्री का फाउंडेशन नहीं पढ़ाया था, बोला बंच दे दिया था, इसको पढ़ लिख लो और जितनी ये प्रॉपर्टी हैं उसको इतना बार पढ़ो कि वो प्रॉपर्टी सारे याद रहें, जब बोलूँ तो ज़रूरत पड़े तो उस टाइम काम आए, राइट। तो ज्योमेट्री का फाउंडेशन अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, ज्योमेट्री का फाउंडेशन है वो ही पढ़ाएंगे, तो 5 से 10 क्लास उसी में लग जाएंगे। तो मैं अभी ज्योमेट्री का फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा, आज फाउंडेशन का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जो एज ए बेसिक काम करता है सारे चैप्टर के लिए, 11th का चैप्टर सब वो खुलेगा, स्टार्ट होगा। सबसे पहला चैप्टर खुलेगा सेट्स, उसके बाद रिलेशंस, और उसके बाद फंक्शन छूटेगा, इंट्रोडक्टरी फंक्शन खुलेगा, इंट्रोडक्टरी फंक्शन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ब्रॉड चैप्टर है। जो इंट्रोडक्टरी है फंक्शन के बारे में सारी चीज़ें, कुछ ग्राफ वगैरह है याद रखने की चीज़ें, ऐसे ग्राफ ब्रॉड में पढ़ेंगे कैलकुलस में, लेकिन जो ग्राफ याद रखने हैं वो, और जो इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन वगैरह है फंक्शन के, वो सारी चीज़ें सेट रिलेशंस के। तो चैप्टर का नाम होता है सेट्स कॉमा रिलेशंस एंड फंक्शंस, तीनों को हम अलग अलग बोलते हैं, सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस का इंट्रोडक्टरी, सेट्स रिलेशन कंप्लीट पढ़ा दिया जाएगा, उसमें कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन फंक्शन का इंट्रोडक्टरी पढ़ाया जाएगा, जहाँ जो चीज़ मुझे ज़रूरत है वो टर्म्स आदि याद रखने। बाकी जो फंक्शन डीप में पढ़ना है वो फंक्शन पढ़ेंगे हम जब कैलकुलस का पहला चैप्टर खुलेगा, तो फंक्शन ही खुलेगा, ओके। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर खुलेगा, फंक्शन ही खुलेगा, उसमें वहाँ पे डिटेल पढ़ना है। इसलिए फंक्शन को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक अलजेब्रा पार्ट और एक कैलकुलस पार्ट। अलजेब्रा वाला पार्ट पढ़ना है और कैलकुलस वाला पार्ट छोड़ देंगे, वो जब कैलकुलस खोलेंगे स्टार्ट करेंगे। मैं एक चीज़ आपको समझा देता है कि मैं वैसे नहीं पढ़ाता, ये 11th में 12th सीक्वेंस ख़राब होता है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो सीक्वेंस है कि कौन पार्ट अलजेब्रा का है, कौन पार्ट कैलकुलस का है, कौन पार्ट ज्योमेट्री का है, वो आपको मालूम होना। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो अलजेब्रा से स्टार्ट करें, सब पहला काम होता है अलजेब्रा से ही पढ़ना सब लोगों का, राइट। उसके बाद फिर चॉइस होता है आगे जो खुलना है, वो बच्चों से पूछ लेते हैं क्या खोला जाए, आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ टीचर पढ़ाते हैं 11th का चैप्टर है, एक ही बुक को 2 जगह पार्ट करते हैं, कुछ चैप्टर 11th में कुछ चैप्टर 12th में है, तो वो ऐसा तब कर सकते हैं, वो रिपीटर को पढ़ाया जाता है वैसे कि जो चैप्टर मन में है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर खोल लिए पढ़ाना शुरू कर दिए, कि उनको सारी टर्मिनोलॉजी तो पता है, वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं। आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है अभी चैप्टर्स के बारे में, तो आपके सामने मैं विदाउट ऑर्डर का, मतलब जो ऑर्डर में नहीं है अगर नहीं खोलेंगे, ऑर्डर में नहीं खोलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, विदाउट ऑर्डर खोलेंगे तो बिल्कुल आप परेशान होंगे, ओके। तो ऑर्डर में खोलेंगे तभी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, ये चीज़ आप याद रखिए, राइट। दूसरी चीज़ है कि आपको एक बेनिफिट है कि बोर्ड का चैप्टर, जो बोर्ड की बुक होती है बटा हुआ, तो बोर्ड आप करते हैं पढ़ते हैं, बोर्ड की बुक में क्वेश्चन ही कितना है, वो क्वेश्चन तो आप बैठ के चाहे सही से पढ़ेंगे तो एक दिन में एक एक्सरसाइज 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, 1.5 घंटे में। अगर सही से पढ़ेंगे तो 1 दिन 1.5 दिन के अंदर एक चैप्टर का ख़त्म होता है, 11th 12th सबके ऐसे ऐसे करके जो बटे हुए। उसमें क्या बार बार बना, और जो टीचर आपको बोर्ड के टीचर बोलते हैं, जो टर्म वाकई याद रखने वाले उसको याद रखिएगा, बाकी तो मैं सारा चीज़ बोलता ही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बोर्ड के टीचर्स मुझे जो रिक्वायरमेंट है वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और मैं पढ़ा दो देता मैं, तो आप बोर्ड की बुक भी ईजिली कर देंगे, ईजिली। और कंपटीशन का तो होना ही है, कंपटीशन के लिए पढ़ाते ही है। तो यही फ़र्क होता है कि आप कंपटीशन के लिए सही से पढ़ते हैं तो बोर्ड ईजिली बन जाता है, लेकिन आप अगर सिर्फ बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं बनता है। ये दोनों फ़र्क है।
कंपटीशन सही से पढ़ा है तो कंपटीशन का क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन ईजिली बनता है, उसके सारी चीज़ मालूम होते हैं ईजिली। जो भी अच्छे बच्चे होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती, वो ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं पूरा आर पार। अरे क्या है, तो पढ़ चुके हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, एक दो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट मिलते हैं, बाकी सारे चीज़ तो एज यूज टू वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्विस्टेड नहीं होते हैं। ओके, और कंपटीशन में ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे थोड़े खुद का इंटरप्रिटेशन जरूरी होता है टीचर के। अब क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना, क्वेश्चन को समझना, उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना, ये सब। अब बोर्ड के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, उन्हें पता चल जाता है। बच्चे को पहले सारे बताए थे ये चीज़ है, बच्चे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये सब बातें बोल रहा हूँ जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं कि होशियार हों, मन से पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी बोर्ड का क्वेश्चन, अगर कंपटीशन सही से पढ़ते हैं तो बोर्ड का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता है, राइट। बहुत ज़्यादा होशियारी की जरूरत नहीं है, ये सी चीज़ याद रखिए आप दिमाग में, एकदम जनरेट कीजिए सही से। तो आपका रिक्वायरमेंट है मेहनत कीजिए, वही आपका असल काम है, राइट। तो सेट्स, रिलेशंस, फंक्शन, इंट्रोडक्टरी, उसके बाद खोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या खुलेगा? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उसका डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, उसका जो चैप्टर आता रहेगा धीरे धीरे आएगा। तो ये सारे चैप्टर इंट्रोडक्टरी भी काम करते हैं, मतलब कि बेसा दूसरे चैप्टर हेल्प भी करते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री और फंक्शंस है, ये सब फिजिक्स पढ़ने में भी काम करता है, ट्रिगोनोमेट्री और फंक्शंस वगैरह। ओके, डिटर्मिनेंट फिजिक्स में भी काम करता है, राइट। मैट्रिसेस फिजिक्स में भी काम करता है। ओके, तो सेट्स, रिलेशन, कुछ टर्म जो होते हैं मैंने सेट्स वगैरह के, तो वो मैथमेटिक्स में पढ़ने में काम आता है, राइट। तो ये सब चीज़ चैप्टर खुलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर से, चैप्टर ही खुलने जा रहा है 11th का। आज ये बेसिक चैप्टर्स है और वो आगे दूसरे चैप्टर को पढ़ने में हेल्प करता है। तो आपके दिमाग में ये आज अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आज क्या है, लास्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, राइट। तो हम आपको एक ही चीज़ बोलेंगे कि 9th में फैक्टराइजेशन चैप्टर है आर.डी. शर्मा की बुक में। आप जहाँ से भी कीजिए, PDF निकालिए, बुक से जिरोक्स मारिए, बुक खरीदिए, आप जितना क्वेश्चन कर सकते कीजिए। मैं 2-3 नॉर्मली क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला भी नहीं हूँ। ओके, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, उसको पार्ट पार्ट में तोड़ना, राइट। तो अब आपके पास एक्सप्रेशन भी हो सकता है और इक्वेशन भी हो सकता है। तो इक्वेशन जब होता है तो उसका फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकाला जाता है, ओके। और जब एक्सप्रेशन होता है, क्वेश्चन हुआ तो फैक्टर करके उसका रूट्स निकाला जाता है। और जब इक्वेशन होता है, ओके, सॉरी, इक्वेशन हुआ तो फैक्टर करके रूट्स निकाला जाता है। जो एक्सप्रेशन होता है तो फैक्टर करके देखा जाता है कि कितने फैक्टर हैं इसके, राइट। तो सबसे पहले तो 1 डिग्री का भी होता है, तो 1 डिग्री को फैक्टर करने की जरूरत नहीं होती है। 2 डिग्री फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह 3 डिग्री फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 डिग्री तक क्वाड्रेटिक का रूल लगता है 2 डिग्री में, 1 डिग्री फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 1 डिग्री का एक्सप्रेशन ax + b, मैं वेरिएबल x यूज कर रहा, बाकी a b कांस्टेंट यूज, आर्बिट्री कांस्टेंट या कांस्टेंट यूज कर रहा, ओके। यहाँ पे a ≠ 0 है, इसी का इक्वेशन बनाएंगे। ये एक्सप्रेशन है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, सीधा करो पॉलिनोमियल ही पर है, राइट। यहाँ पे ax + b = 0 दे, a ≠ 0, तो इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन, राइट। उसी तरह पॉलिनोमियल में दूसरा, ये 1 डिग्री का, 2 डिग्री का ax² bx + c, a ≠ 0, तभी 2 डिग्री होगा, ये ≠ तभी 1 डिग्री होगा। यहाँ पे ax² + bx + c = 0 रखो, a ≠ 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक। हाँ, 1 डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, 1 डिग्री इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, 2 डिग्री इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। 1 डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है।
या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कहें, क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो 1 डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 2 डिग्री अलजेब्रिक, 3 डिग्री में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ax³ तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूब, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 डिग्री को 4th डिग्री पॉलिनोमियल या 4th डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन 4th डिग्री या बाई क्वाड्रेटिक, या 4th डिग्री का दूसरा नाम है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इनको ही फैक्टर कर सकते हैं, अगर फैक्टर होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ये भी कोई फैक्टर करते हैं, फैक्टर होगा कि नहीं इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं, इसलिए फैक्टर होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है, राइट। इस एग्जांपल के लिए 3x + 2 ये क्या है, लीनियर अपने, इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ इक्वेशन 3x + 2 = 0, तो इसमें x का वैल्यू निकालना है सच दैट ये इक्वेशन ट्रू होगा, मतलब x का रूट्स निकालना है, x का रूट निकालना है, या सॉल्यूशन को, उसको क्या कहा, रूट्स का दूसरा नाम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन वो होता है जो मैंने बताया था, वेरिएबल का वो सारे वैल्यू जिसको रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसमें निकालने का तरीका है, x = 2 को उधर ले गए, 3 से डिवाइड दिए, -2/3 है, और यहाँ पे x की जगह -2/3 रखेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन का रूट्स -2/3 है। दूसरा x² - 5x + 2, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसी का इक्वेशन बना है, x² - 5x + 2, राइट, ओके। तो इसको फैक्टर करेंगे तो मिडिल टर्म = 0, सॉरी, यहाँ a की वैल्यू 1 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं, x² मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सॉरी यहाँ पे 6 लिखो, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो -3x - 2x + 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए, x कॉमन लिया, x - 3, -2 कॉमन लिया, x - 3, ये दोनों में कॉमन है, x - 3 है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -2, तो इसका दो फैक्टर है, x - 3, x - 2। उसी तरह इसको करेंगे x², देखो मिडिल टर्म मैं एक बार बोल रहा, आपको समझ में आना, वही सेम रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, आया 6x², क्या क्या
इसको प्रोडक्ट किया, फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 6x स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे इतना है एंड ऐड करने पे -5x है, तो -5x को मैं लिख सकता -3x -2x लिखूँ मैं, तो -3x -2x -5x आ गया, ऐड करने पे तो आ ही गया इतना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -3x इंटू -12 इतना आना, तो माइनस माइनस प्लस 3 6 स्क्वायर, तो बिल्कुल परफेक्ट है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसलिए किया था राइट। x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x दोनों में से कॉमन आ सकता है राइट। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे और 2 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ प्लस था माइनस बाहर गया तो माइनस आएगा यहाँ पे राइट, माइनस प्लस माइनस होता है, 2 कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ 3 बचा, x -3 दोनों में कॉमन है x -3 यहाँ बचा x यहाँ -2। अब एक चीज मैं बोल देता आपको, k l इक्वल टू 0 तो लिखते हैं k इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0, मैं इसको डिटेल में आज समझाऊंगा एंड और दोनों को राइट। तो और कंडीशन क्या है, इसको k की जगह इसको l की जगह, x -3 इक्वल टू 0 और इंग्लिश का और हिंदी का या x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। और का मतलब ये भी सॉल्यूशन होता है, ये भी सिर्फ ये भी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सिर्फ ये भी सॉल्यूशन बोल सकते हैं और दोनों को ही बोल सकते हैं। और का मतलब सीधा सा है कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि खाना सही से खाओ तुम ठीक रहोगे राइट। अब खाना में दाल चावल सब है, आप सब्जी है तो आप सही से सब्जी चावल भी खा सकते हैं, सब्जी दाल चावल भी खा सकते हैं, दाल चावल भी खा सकते हैं। अगर आप विदाउट दाल का अंदर खा सकते हैं तो सिर्फ चावल भी खा के जिंदा रह सकता है, ठीक रह सकता है आदमी, ओके। सिर्फ दाल भी पी सकते हैं, सिर्फ सब्जी भी खा सकते हैं। तो ये सारे और की कंडीशन है, क्या है और की कंडीशन है। लेकिन डॉक्टर आपको दवा देता है, 2 दवा कहता है दोनों दवा खाना है, तो आप किसी एक दवा को खा के नहीं ठीक हो सकते, आपको दोनों दवा खाना पड़ेगा एट ए टाइम, साथ साथ। अभी खाना क्या बोला, खाने के बाद ये दोनों दवा खाना है, मतलब दोनों टैबलेट्स लेने हैं आपको। ऐसा नहीं कर सकते कि एक टैबलेट्स ले लिए एक टैबलेट छोड़ दिए तो आपका हेल्थ ठीक नहीं होने वाला है। तो जब ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि 2 चीज़ें और दोनों को साथ में लेना ज़रूरी है, कंपलसरी, तभी मेरा काम फुलफिल होता है, तो उसको एंड कंडीशन कहते हैं। और कंडीशन है कि ढेर सारा ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन लो, कोई 2 ऑप्शन लो, सारे ऑप्शन ले लो, काम चल जाता है, तो उसको और कंडीशन कहते हैं। इसी तरह सिर्फ 3 भी रखोगे तब भी सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन बैलेंस होगा। सिर्फ 2 रखोगे तब भी इक्वेशन बैलेंस होगा। और दोनों लो, कहो कि 3 भी सॉल्यूशन है 2 भी सॉल्यूशन है, तब भी दोनों सॉल्यूशन है, राइट, ओके। ये और की कंडीशन है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा है। फैक्टर में फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा है। एक आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। तो इसका डिटेल में प्रूफ वगैरह सब ज्योमेट्री सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा जाएगा आगे चल के। ए नॉट इक्वल टू 0, तो बोला जाता है कि इसके 2 रूट्स होते हैं। इसके एक रूट जिसको अल्फा नाम से आप जानते हैं, अल्फा लिखते हैं -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ca अपॉन
2a, और दूसरा बीटा होता है, सॉरी, और बीटा होता है माइनस बी माइनस यहाँ अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन, आप लोग AC पढ़ते हैं, हम CA पढ़ते हैं, मुझे पढ़ने की आदत है साइकिल में A से B, B से C, C से A। मैं AB पढ़ता हूँ, BC पढ़ता हूँ, CA पढ़ता हूँ। AC पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप AC पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 2a, तो इसमें नेचर ऑफ रूट्स वगैरह पढ़े होंगे कि दोनों रूट्स रियल होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ca, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, ग्रेटर देन 0। दोनों रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट्स रियल एंड इक्वल होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ca डेट इज d इक्वल टू 0, और दोनों रूट इमेजिनरी होते हैं जब बी स्क्वायर डेट इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ca लेस देन 0, d लेस देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ca लेस देन 0। तो इसको कहते हैं बोथ रूट आर इमेजिनरी रूट्स। क्या है, बोथ रूट आर इमेजिनरी रूट्स, बोथ रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दोनों रूट रियल है बट अलग अलग है, और इस कंडीशन में दोनों रूट्स रियल है बट इक्वल है, राइट। ये नेचुरल रूट्स पढ़े होंगे। इनफैक्ट ये भी x ही है और ये भी x ही है। ये भी एक रूट है, क्या, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, इसका रूट है। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4c अपॉन 2a, इसका रूट से दोनों रूट है और लिखा है, राइट। तो दोनों x लिखना अच्छा नहीं रहता है। एक रूट का नाम डेट x का अल्फा दिया जाता है और दूसरे रूट का नाम बीटा दिया जाता है। अब पढ़ाया जाता है कि दोनों रूट का सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, राइट। और दोनों रूट का प्रोडक्ट c बाई ए होता है, ओके, राइट। और अल्फा इक्वल टू बीटा हो, दोनों रूट इक्वल हो, तो रूट आता है माइनस बी बाई 2a। कितना आता है, माइनस बी बाई 2a आना भी चाहिए। बोथ रूट्स आर इक्वल, तो ये जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, माइनस बी प्लस जीरो माइनस बी माइनस जीरो, तो दोनों में आया माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2a, बीटा भी माइनस बी अपॉन 2a, इसके लिए, राइट, दोनों रूट्स इक्वल के लिए, ओके, कंफर्म। ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। दोनों यहाँ अल्फा एक रूट है, बीटा एक रूट है, दोनों रूट का सम माइनस बी बाई ए, दोनों रूट का प्रोडक्ट सी बाई ए, ओके। आई रिपीट, अल्फा कुछ नहीं, रूट सी है, एक्स ही हो, लेकिन बार दो बार x बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए एक को x1 कहते हैं, एक को x2 कहते हैं। x1 x2 में बोलते हैं ज़्यादातर सॉल्व करने में, लेकिन लोग एक रूट का नाम अल्फा दे दिए, तो x1 को अल्फा, x2 को बीटा, ओके। इसका जब प्रोडक्ट लिखा था x माइनस अल्फा, एक प्रोडक्ट के एक कितना है, x इक्वल टू अल्फा है, दैट इज x माइनस अल्फा एक रूट, और दूसरा रूट है x इक्वल टू बीटा, तो बीटा इधर लेंगे, x माइनस बीटा इक्वल टू, दूसरा फैक्टर, एक फैक्टर है x इक्वल टू अल्फा, तो एक फैक्टर x माइनस अल्फा आया, x इक्वल टू बीटा, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा आया, इसको फैक्टर में लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसका जब इक्वेशन अल्फा बीटा में लिखते हैं तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये तीनों एक ही है, लेकिन अल्फा का डेफिनेशन दिया अभी था, बीटा का वो डेफिनेशन के साथ में ये तीनों एक ही चीज है, राइट। अब इसी की जगह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन हो तो कैसे लिखा जाता, ए को कॉमन लेते था, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स
सी अपॉन ए, राइट। ए एक्स स्क्वायर माइन, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए था, तो माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा आया बी बाई ए, और एक था अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। रखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बी बाई ए की जगह रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा बीटा के लिए अल्फा बीटा, राइट। इसको करेंगे फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा कॉमन लिया तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा कॉमन, एक्स माइनस बीटा दूसरा फैक्टर, तो एक्स फैक्टर है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस। तब जब ये एक्सप्रेशन है तो a से मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखा जाता है इसका फैक्टर, राइट। और अल्फा बीटा का डेफिनेशन आपको दिया हुआ माइनस बी, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। बीटा का डेफिनेशन दिया हुआ है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca अपॉन 2a, राइट। ये दिया हुआ है। अब इसी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका रूट्स निकालना है किसके थ्रू, फार्मूला मेथड से, अल्फा बीटा मेथड से। अल्फा लिखेंगे माइनस बी, माइनस फार्मूला का यहाँ b की जगह माइनस 3 है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, b की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3a स्क्वायर, राइट। अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, माइनस फॉर्मूला का b की जगह माइनस 3, राइट, प्लस b की जगह माइनस 3 उसका स्क्वायर माइनस फॉर्मूला 4 इंटू c की जगह 2 और a की जगह 1 अपॉन 2 इंटू 1, राइट। अल्फा माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का स्क्वायर 9 4 2 8 अपॉन 2, 3 प्लस 9 में से 8 क्या 1 अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 1 होता है अपॉन 2, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2, तो एक रूट आया अल्फा इक्वल टू 2, जिसको हम x1 भी कह सकते हैं, राइट। मतलब एक 2 पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ओके। बीटा का फॉर्मूला था, बीटा निकालने दूसरा रूट, यहाँ पे माइनस, सब चीज वही था, सिर्फ इसको बीटा कर लो, यहाँ पे माइनस, ओके। ये माइनस 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 3 में से 1 गया 2 2 अपॉन 2 1, तो दूसरा रूट आया बीटा, बीटा 1 आया, जिसको x2 भी कह सकते, राइट। ये बीटा लिख लो यहाँ पे, बीटा बीटा, ओके। ये दोनों उसके रूट्स हुए। तो फैक्टर कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 था, फैक्टर्स में लिखना होता तो क्या लिखते हैं, x1 की जगह x लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2 था तो एक फैक्टर आता है x माइनस 2 इक्वल टू 0, यह फैक्टर निकलता। दूसरा फैक्टर x इक्वल टू 1, x पुट करते हैं, यहाँ 1 है, x इक्वल टू 1, 1 को इधर है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये फैक्टर होता, राइट। तो आप इसको लिख सकते थे फैक्टर में, एक फैक्टर x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर x माइनस 2, राइट, ओके। आपका काम है सही से फैक्टर करना, आगे चल के बहुत ज्यादा फैक्टर करना होता है, ढेर सारे फैक्टराइजेशन है आगे चल के, ओके। अब हम
रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, उसके लिए एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 11x माइनस 6 राइट इक्वल टू 0। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एक से ज्यादा के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको सपोज डेट के हम p ऑफ x क्या लिख लिए, तो पहले p ऑफ x एक इक्वेशन इक्वल टू 0 है, तो पहले p ऑफ x लिख x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब क्या करते हैं कि x का वैसा वैल्यू सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए 0 हो जाए। तो इसमें सेलेक्ट करने का तरीका है -6 का फैक्टर शुरू करते हैं, तो -6 का फैक्टर हो गया -6 × 1 राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा 6 × -1 राइट। आप -6 को ऐसे भी -3 × 2 या 3 × -2 राइट। -6 का फैक्टर है ओके। अब याद रखो ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को उतने ही फैक्टर आएंगे जितने हाई डिग्री है, हाईएस्ट फैक्टर उतना ही आएंगे। तो 3 डिग्री तो 3 ही फैक्टर आएंगे लीनियर फैक्टर में, किसमें लीनियर फैक्टर में तोड़ रहे हैं। तो आप जब 6 का फैक्टर किया लास्ट वाले कांस्टेंट का, तो -6 1, आप क्या करेंगे, हम 1 पुट कर सकते हैं, -1 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, -6 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं ओके। तो अब इसमें जिस पे भी 0 आ जाएगा वो फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। फैक्टर 2 मेथड से निकालेंगे, वो बताएंगे हम आपको। तो सपोज डेट कि सबसे सिंपलेस्ट वाला ये 1 पुट करते, -1 का फैक्टर 1 पुट करेगा x की जगह, तो 0 आना बैलेंस होने के लिए। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 6, 11 × 1 11 -6। p ऑफ 1 क्या पुट किया, x = 1 पुट किया राइट, x = 1 पुट किया है। अब हो गया 11 + 1 12 -6 -12 = 0, बैलेंस हो गया। मतलब फैक्टर क्या निकलेगा, x - 1 = 0, x - 1 फैक्टर निकलेगा। जितना रखने से बैलेंस हो जाए उतने के हिसाब से हम फैक्टर निकाल लेते हैं ओके। अब फैक्टर हम 2 तरह से निकाल लेंगे इसका। अब क्या है मैं बता दूं, जब 3 डिग्री को तोड़ेंगे तो 2 फैक्टर मिलेगा, एक 2 डिग्री मिलेगा, एक 1 डिग्री मिलेगा राइट। 2 डिग्री को भी आप इस मेथड से कर सकते हैं। 1 हो गया पुट, तो 6 को देख सकते हैं, -6 को, 2 को, -3 को, -1 को, 3 को, -2 को आजमा के हिट एंड ट्रायल होता है। ठीक है, मैं नहीं कि वो उतना लंबा नहीं करता। 3 डिग्री होता है, 2 फैक्टर मिलता है, एक 1 लीनियर 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, और 2 डिग्री वाले का फॉर्मूला होता है, वो जल्दी से कर लेते हैं राइट। तो एक फैक्टर x - 1 तो आएगा ही, तो मैं दूसरा काम क्या करता कि डिवीजन मेथड से निकालता। x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 किससे डिवाइड देना है, x - 1 से डिवाइड देना है, यही फैक्टर है उसका, तो फैक्टर तो डिवाइड देना। x³ मतलब किससे देना होगा, x स्क्वायर से, डिवीजन आना, x स्क्वायर से डिवाइड दिया, x² × x x³ - x स्क्वायर राइट। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, 6 में से 1 गया तो -5x स्क्वायर राइट, प्लस 11x - 6। अब यहाँ पे -5x स्क्वायर है, तो नीचे भी -5x स्क्वायर आने के लिए यहाँ -5x से देते, -5x × 5x -5x स्क्वायर हो जाता राइट, और -5x × -1 प्लस 5x राइट। अब सब्ट्रैक्ट करते तो ये माइनस प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल, ये प्लस, इसका साइन माइनस हो गया, तो यहाँ बचा 6x - 6 राइट। फाइनली यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से देना पड़ेगा प्लस में, 6 × 1 = 6, 6x 6x ओके, और 6 - 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस प्लस,
कैंसिल, ये प्लस था, ये माइनस था, ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल, जीरो हो गया, परफेक्टली कैंसिल। तो एक फैक्टर ये मिला, एक फैक्टर ये मिला। तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो दो फैक्टर है, एक x माइनस 1 फैक्टर तो पहले पता कर चुके थे, और डिवाइड करेंगे दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब x माइनस 1 इसको आप फॉर्मूला मेथड से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके अभी भी निकाला था, तो निकालेंगे तो इसका फैक्टर आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। जैसे भी दो मेथड से कर सकते हैं। तो आप इसको फाइनली यहां पे कितना है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, इसका फैक्टर इक्वल टू 0। 3 डिग्री था तो हाईएस्ट 3 लीनियर फैक्टर ही आएंगे। अब इसमें आया सारे और में हुए k l m इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0 और l इक्वल टू 0 और m इक्वल टू 0, राइट। ओके, इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, इसके तीन फैक्टर हुए 1 2 3। कितना हुए, 1 2 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, बैलेंस हो गया। 2 भी फैक्टर, 2 माइनस 2 0, 2 0 इंटू एनीथिंग एनी फाइनाइट क्वांटिटी 0, फिर बैलेंस 3 रखेंगे, यहाँ 3 होगा, बाकी यहाँ 3 यहाँ 3, ये तो नॉन जीरो बट ये 0, तो 0 इंटू फाइनाइट 0, फिर 0 इक्वल टू 0, बैलेंस हो गया। तो तीनों इसके रूट्स हो गए, राइट। तो 2 डिग्री से ज़्यादा वाला हो पोलिनोमियल तो उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करते हैं, ओके। एक क्वेश्चन और करेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम का। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11, राइट। 11 का फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 1 यही फैक्टर है और कुछ है नहीं। तो 11 पुट करो, 11 पुट करो, तो p ऑफ x, इसको मैं डिवीजन मेथड से नहीं निकालूंगा, ओके, इसको दूसरे मेथड से निकालूंगा। p ऑफ x इसको मान लिया, अभी इक्वल टू 0 था, p ऑफ x यहाँ उतार लिए, जिससे भी देना उससे 0 आएगा तभी रिमाइंडर थ्योरम लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चलो 1 x इक्वल टू 1 पुट किया, कितना 11 टू 1, x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 क्यूब का 1 6, 1 इंटू 1 स्क्वायर, 6 इंटू 1 6, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, यहाँ भी प्लस 11, यहाँ p ऑफ 1 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो ये 0 होना था, 1 पे 0 हुआ, राइट। तो कितना आया, x इक्वल टू 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 फैक्टर निकालेगा, निकालना है x माइनस 1। अगर 1 नहीं रखने से होता तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं निकलता, 0 नहीं आता, तो 11 पे 0 आता, तो 11 की वजह से x माइनस 11 आता, राइट। लेकिन 1 पे ही हो गया, बाकी फिर बाद में काम करेंगे, अभी डिवाइड देके काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, राइट। एक्स क्यूब, मुझे x माइनस 1 फैक्टर चाहिए, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो x माइनस 1 फैक्टर निकलता, राइट। ओके, x माइनस 1 फैक्टर चाहिए, एक्स क्यू है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते, यहाँ एक्स बचता, यहाँ माइनस 1 बचता। तो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब इसमें से 6x स्क्वायर में से 1 ले लेंगे और 5 छोड़ देंगे यहाँ, राइट।
वन टाइम ले लिया उधर माइनस एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर वहां छोड़ दिया, तो दोनों का उतना ही हो गया, मेरा काम भी बन गया एक का। हर एक में से x माइनस वन फैक्टर चाहिए तभी निकलेगा, तो माइनस 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर प्लस 5x होता, प्लस 5x होता तो माइनस 5x कॉमन लेते, तो यहाँ से माइनस 5x कॉमन गया तो x बचा, यहाँ से माइनस 5x गया तो यहाँ पे चला गया तो सिर्फ माइनस वन बचेगा, राइट। तो x माइनस वन x माइनस दोनों में कॉमन लेने की चांस है अभी, लेकिन प्लस 5x क्या है, तो यहाँ माइनस 6 पहले से था, तो माइनस 5x भी ऐड करना पड़ेगा, माइनस 6x माइनस 5x माइनस 11x, राइट। लास्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लास्ट डिग्री में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है लास्ट डिग्री में। अब यहाँ से सिर्फ माइनस 11 कॉमन लेते हैं तो आता है x माइनस 1। अब ये तीनों में कॉमन आ गया, x माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0, राइट, ओके। अब इसके फैक्टर्स इजी मिडिल टर्म स्प्लिट करने फार्मूला से निकाल लेंगे। इसका एक फैक्टर एक सब एक ही बार निकालते, एक्स इक्वल डायरेक्ट निकालते, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, एक प्लस वाला है माइनस वाला, इसका फार्मूला से निकाल रहे हैं रूट, दो रूट माइनस बी, माइनस फार्मूला का और यहाँ माइनस 5 था बी की जगह, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका डायरेक्ट रूट्स भी लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, ओके। तो माइनस बी यूज किया मैं, फिर प्लस माइनस यूज किया। अब बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, फार्मूला का माइनस 4 इंटू सी की जगह माइनस 11 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 11 × 44, राइट। ट्वेंटी 44 5 4 9 3 2 6 4 2 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 69 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इतना ही में छोड़ना होगा। इसका दो रूट्स आया, एक रूट है x वाला 5 प्लस अंडर रूट 69 अपॉन 2 और दूसरा x निकल के आया माइनस वाला 5 माइनस अंडर रूट 69 अपॉन 2, राइट। इसका एक रूट से, इसका एक रूट से, तो फैक्टर निकालेंगे, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 5 प्लस अंडर रूट 69 अपॉन 2 और इक्वल टू 0, और इसको इधर है x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 69 अपॉन 2 इक्वल टू 0। रूट से निकाल दो तो ये फैक्टर आया, इसका ये फैक्टर आया, ओके। तो फाइनली इसका एक फैक्टर है x माइनस 1 जो कि निकला, और इसका दो फैक्टर है, इसका दो फैक्टर, एक फैक्टर है x माइनस 5 प्लस अंडर रूट 69 अपॉन 2 और दूसरा फैक्टर है इसका x माइनस 5 माइनस अंडर रूट 69 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तीन फैक्टर आया, हाईएस्ट इसके 3 डिग्री था, ओके। लेकिन इसमें
बाकी के दो फैक्टर इजी फैक्टर नहीं है, उनको फार्मूला मेथड से किया तो आ गया। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट आप नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी मिडिल टर्म स्प्लिट होता है और कभी कभी फार्मूला मेथड फास्ट होता है। ओके, अब हम आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड के बारे में थोड़ा और ज्ञान दे देते हैं और आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, आपका काम है जितना फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कीजिए। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वगैरह सबके 9th में मिलेगा आपको आर डी शर्मा की बुक में ढेर सारा क्वेश्चन, तो आप ज़्यादा सीखेंगे, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा दिया एग्जाम्पल दे के। नेक्स्ट लेक्चर से सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ओके, उसके लिए होशियार रहिएगा। आते हैं सेट थ्योरी में। चलिए, दो वर्ड जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट वो मैं बोल देता है। क्या इम्पोर्टेंट वर्ड है? दो, एंड और। क्या है? एंड और। देखिए, मैंने आपको बताया एंड क्या है कि सपोज डेट के मेरा मेन काम क्या है कि मेरे पास एक लाइट पोस्ट है, उस पर लाइट लगाना है, क्या लगेगा ना, बल्ब लगाना है। ओके, ओके, बल्ब लगाना है। आदमी को चढ़ने नहीं आता है लाइट पोस्ट पे, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला रिक्वायरमेंट है कि उसके पास बल्ब होना। क्या होना? बल्ब होना, तब भी बल्ब लग सकता। और चढ़ने नहीं हो तो लिफ्ट। ओके, लिफ्ट होना, बल्ब है, लिफ्ट। सिर्फ बल्ब है तब भी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम लाइट पोस्ट पे बल्ब नहीं लगा सकते, तो काम नहीं कंप्लीट हुआ। जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक उसको फुल सॉल्यूशन नहीं समझा जाता है, और पार्शियल सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इनकरेक्ट सॉल्यूशन होता है। तो सिर्फ बल्ब होना, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, सॉल्यूशन नहीं निकला अभी तक। बल्ब नहीं है, लिफ्ट है सिर्फ आदमी को उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए वहां तक, तब भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। क्या फायदा? वहां तक उसको पहुंचा देगा तो बल्ब वहीं नहीं लगा ही नहीं पाएगा, और सिर्फ बल्ब है तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। अब क्या है, उसके पास बल्ब भी है एज वेल एज लाइट भी, सॉरी लिफ्ट भी है। क्या है? बल्ब भी है, लिफ्ट भी है, दोनों उसको है वहां पे। ओके, तो वहां तक पहुंच जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन साथ में काम करेगा कि बल्ब होना और लिफ्ट होना, तभी काम कंप्लीट हुआ। तो ये दोनों कंडीशन साथ में एंड कहा जाएगा, बल्ब एंड लिफ्ट, देन योर वर्क विल फिनिश। ओके, दूसरा कि मुझे चढ़ने आता है, क्या आता है? मुझे बोल पोस्ट पे, लाइट पोस्ट पे चढ़ने आता है, बल्ब है, लिफ्ट की जरूरत नहीं है। लिफ्ट है तब भी हम जाके लगा सकते हैं लिफ्ट के थ्रू, और लिफ्ट नहीं तब भी लगा सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे चढ़ने अगर पोल पे आता है तो एक ही कंडीशन जरूरत है। क्या क्या जरूरत है? बल्ब की जरूरत है। योर वर्क विल फिनिश। ओके, थोड़ा और दूसरी तरह से समझते हैं। मेरे पास, मुझे जिंदा रहना है, क्या रहना है? मुझे जिंदा रहना है। मेरे पास दाल चावल सब्जी भी है, फल फ्रूट्स भी है, मिठाई भी है। मैं सिर्फ फल फ्रूट खाऊंगा तब भी जिंदा रहूंगा। सिर्फ फल है मेरे पास, तब भी खा के जिंदा रहता। सिर्फ
स्वीट खाऊं, मिठाई खाऊं तब भी जिंदा रह लूंगा मैं। सिर्फ मैं दाल चावल खाऊं तब भी मैं जिंदा रह लूंगा। तीनों चीज खाऊं तब भी जिंदा रहूंगा। तीनों में से कोई दो चीज खाऊं तभी। अगर एक भी चीज नहीं खाएंगे तो फिर दुनिया से जाना होगा। कोई एक चीज खाना कंपलसरी है। तीनों चीजें हैं मेरे पास, राइट? तीनों चीजें हैं, लेकिन किसी एक को यूज करने से मेरा काम हो गया तो ये और कंडीशन है। क्या है? उसको और कंडीशन कहते हैं, एंड नहीं। यहां पे होता कि मुझे तीनों खाएंगे तभी हम जिंदा रहेंगे, तो ये तीनों एंड में होता। लेकिन तीनों को खाने की जरूरत नहीं है। आप खाइए, आप नहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई एक चीज खाइए, राइट? ये और कंडीशन हुआ। अभी अभी मैंने आपको मेडिसिन का बताया। डॉक्टर मेडिसिन दिया खाने के लिए कि आपका हेल्थ ठीक होगा तभी आप अच्छे रहेंगे, तभी दुनिया में रह पाएंगे। तो आपको जो भी 2-3 दवा लिखे हैं वो साथ में खाना है, तो एंड है। किसी 2 दवा को खा लिए, एक नहीं खाए, काम नहीं चलेगा। 2 दवा, एक खाए, एक नहीं खाए, काम नहीं चलेगा। दोनों खाना कंपलसरी है, तभी आपका हेल्थ ठीक होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे दोनों दवा जो है, दोनों मेडिसिन साथ में एंड कंडीशन है। क्या है? एंड कंडीशन है, राइट? अब एंड और समझ लिए अच्छे से, तो अब आगे समझना है नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। क्या समझना है? नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो मैं थोड़ा जल्दी में बोल देता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट, आपको समझना है। अभी मैंने बोला कि मुझे सपोज डेट के, मैं दूसरा एग्जांपल लेता, आप खुद समझ में आ जाएगा। मुझे मुंबई से सांगली आना है, राइट? तो मुंबई से सांगली आने में क्या क्या कंडीशन लगेगा वो समझो। एक मोर देन सफिशिएंट होता है, एक सफिशिएंट, एनफ। ओके, सफिशिएंट है तो याद रखो, सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन, 1-2 सफिशिएंट कंडीशन मैच करने से काम कंप्लीट नहीं होता है। सारे कंडीशन, सारे सफिशिएंट कंडीशन मैच हो तभी काम कंप्लीट होता है। सम टाइम एक ही कंडीशन होता है, वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है। ओके, उसका भी एग्जांपल दे देंगे आपको। मुझे मुंबई से सांगली आना है, ओके? तो उसमें क्या क्या सफिशिएंट कंडीशन है कि सपोज दैट कि मैं ट्रेन से आना चाहता, राइट? अब पहला कंडीशन है कि आपको घर से रोड साइड आना, सो डैट आप टैक्सी पकड़ सके, बस पकड़ सके। सपोज दैट कि आप टैक्सी से जाना चाहते हैं रेलवे स्टेशन, तो घर से आपको पहला नेसेसरी कंडीशन है। आप घर में बैठे रहेंगे तो रेलवे स्टेशन पहुंच नहीं सकते हैं, तो घर से कहाँ पहुंचना है आपको? रोड साइड में। रोड साइड तो पहुंच गए, लेकिन वहां पे दूसरा नेसेसरी कंडीशन है कि आप जिस रोड पे पहुंचे हैं वहां पे रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी आना कंपलसरी है। दूसरा सफिशिएंट कंडीशन हुआ वो। पहला नेसेसरी कंडीशन, वो दूसरा नेसेसरी कंडीशन। पहला नेसेसरी कंडीशन कि आपका रूम से निकल के रोड साइड में आना। दूसरा नेसेसरी कंडीशन है कि रूम से निकल के वैसे रोड पे आना जहां पे टैक्सी रेलवे स्टेशन की मिलती है। तो चलो टैक्सी मिल गई, दूसरे नेसेसरी कंडीशन है। तीसरा नेसेसरी कंडीशन पहुंचना, वैसे रेलवे स्टेशन में पहुंचना जिससे जहां पे सांगली के लिए ट्रेन जा रही है, राइट? ओके, अब उस रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो चौथा नेसेसरी कंडीशन है कि आप वैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचना
जिस प्लेटफॉर्म पे सांगली की ट्रेन लगी हुई है उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना, तभी आप सांगली के ट्रेन पे चढ़ पाएंगे, राइट। तभी वो ट्रेन आपको सांगली ले जाएगी। तो टोटल 4 कंडीशन हुए, सारे कंडीशन इंडिविजुअल अलग अलग हैं और सारे अलग अलग नेसेसरी कंडीशन है, ओके। इसमें से एक भी कंडीशन फेल कर गया तो आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। काम कंप्लीट नहीं होता तो सॉल्यूशन मिला ही नहीं। थोड़ा सा काम हो जाना, आप बिल्डिंग बनाते हैं, आधा बिल्डिंग बना के छोड़ देंगे तो बिल्डिंग नहीं कहलाती है जब तक कि कंप्लीट बिल्डिंग तैयार नहीं हो। तो आप जब तक सांगली पहुंचेंगे नहीं, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो सांगली पहुंचने के लिए यहाँ 4 रिक्वायरमेंट हैं, नेसेसरी कंडीशन। वो चारों नेसेसरी कंडीशन अलग अलग हैं, ओके, कंफर्म। ये साथ मैच करना एट ए टाइम, तब ये चारों मैच किया साथ में तो इसको कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन। क्या कहते हैं? सफिशिएंट कंडीशन, ओके। एक भी फेल कर गया तो कहते हैं सफिशिएंट नहीं है। कुछ नेसेसरी कंडीशन तो मैच कर रहे, कुछ नहीं मैच कर रहे, तो कुछ मैच किए कुछ नहीं मैच किए तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। काम कंप्लीट नहीं हुआ तो सफिशिएंट नहीं हुआ, राइट, ओके। इतना याद रखिए। और सम टाइम एक ही कंडीशन में, मैं किसी दिन बोलूंगा, आज टाइम नहीं है, सम टाइम एक ही कंडीशन में वही कंडीशन, एक ही कंडीशन नेसेसरी होती है और वही कंडीशन लगाने से काम कंप्लीट हो जाता है। एक ही कंडीशन नेसेसरी होती है और वही कंडीशन अप्लाई करने से काम कंप्लीट होता है। तो वही कंडीशन को कहते हैं इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। मतलब ये कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी, एक ही कंडीशन ही है, फुलफिल करा, काम हो गया। लेकिन एक से ज़्यादा कंडीशन अलग अलग एग्जिस्ट करता है तो सारे कंडीशन को मैच कराना होता है, तभी सॉल्यूशन आता है, तभी काम फुलफिल होता है, ओके। तो सफिशिएंट के लिए याद रखना कि सफिशिएंट के लिए जितने कंडीशन हो सारे मैच करने साथ साथ में, ओके। नहीं मैच किया तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। नेसेसरी कंडीशन मैच करने से काम कंप्लीट नहीं होता है। आई रिपीट, कभी कभी आपको धोखा होता है कि अरे मेरा काम तो हो गया, एक ही वही कंडीशन, एक ही कंडीशन है जो कि नेसेसरी भी है और सफिशिएंट है, वही एक ही कंडीशन, दूसरा आई ही नहीं, तो उसी को अप्लाई किया, काम हो गया। तो वही नेसेसरी है, वही सफिशिएंट भी है, ओके। अब आता है वर्ड मोर देन सफिशिएंट। क्या आता है? मोर देन सफिशिएंट। इसको मैं बोलूँगा जल्दी में क्योंकि एग्जाम्पल दिया ही था और उसी में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक लाइट पोस्ट है, उस पर बल्ब लगाने हैं। बल्ब लगाने के लिए मेरे पास बल्ब है, एक कंडीशन बल्ब होना, दूसरा कंडीशन मुझे पोल पे चढ़ने आता है और तीसरा कंडीशन मेरे पास लिफ्ट भी है, राइट। तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट कंडीशन है। कैसे? 3 कंडीशन है नेसेसरी, लेकिन इसमें से 2 कंडीशन, एक कंडीशन है जो नेसेसरी है, बाकी 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मैच करना। मेरे पास बल्ब है, एक ने कंडीशन मैच कर गया, मेरे पास लिफ्ट भी है और मुझे चढ़ने भी आता है, तो मैं बल्ब लेके पोल पे चढ़कर, जिसको गोल लाइट पोस्ट पे चढ़ने आएगा वो बल्ब लगा देगा, काम कंप्लीट हो गया। बल्ब लेकर और लिफ्ट लेकर बल्ब लगा देगा तो काम कंप्लीट हो गया, कंफर्म। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी है, उन दोनों में से कोई एक कंडीशन ले लेते तो फुलफिल हो जाता। तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो सफिशिएंट का होना कंपलसरी होता है। मोर देन सफिशिएंट तो अच्छा है, बुरा नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक सफिशिएंट कंडीशन मैच नहीं होता है तब तक जो मेरा सॉल्यूशन है, जो मेरा वर्क है वो फिनिश नहीं होता है। ये दिमाग में हमेशा के लिए याद रखना है, ओके। मेरे पास टाइम आज है नहीं, आज के लेक्चर का मेरा टाइम खत्म हो गया, लेक्चर टाइम ज़्यादा ही हो गया। मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करूँगा।